हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायो मैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स। ये जो है चैप्टर वो हम लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरे 10 नंबर का आ रहा है, तो इसीलिए जो हम लोग का फोकस है वो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर पे है। क्योंकि और एक तरह से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस चैप्टर को मैंने पूरा छोटा एक नोट्स बनाया है जिसमें आप खूब अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं, और उसमें मैंने एक भी टॉपिक को मिस नहीं किया है, पूरा टॉपिक कवर किया है। तो प्लीज़ आप चलिए मैं उसको दिखाता हूँ, वो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे कौन सा टॉपिक है। तो चलिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो टॉपिक मैं समझाऊंगा ये पूरा टॉपिक आप पढ़िएगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और एक भी टॉपिक मिस भी नहीं होगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम लोग को जर्नली पता है कि हम लोग के पास जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो पहला हम लोग का मोशन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग का ये तीनों है, ये तीनों हम लोग का कवर हो गया, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला बस इतना, अगर आपके एग्जाम में आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताइए तो आप लिख दीजिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिसके आगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आगे आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसके आगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद आप लोग को लिखना है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आगे लिखिएगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, मतलब इसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पर कवर किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफिनीशन दिया है, ये जो है हम लोग का इसका डिफिनीशन है। इसका जो डिफिनीशन होगा, ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, और ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाई ए फोर्स। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया का, वो इसका टॉपिक है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने ये डिफिनीशन किया है, ये डिफिनीशन बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा है। और मैंने ये जो किया है आपके बुक में बहुत ही बड़ा नोट्स है, मतलब जो आपका डिफिनीशन है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा आपको लिखना नहीं, अगर आएगा तो इसको इतना लिख लोगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप अपने बुक में मैच करिएगा, पूरा हम लोग जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपके बुक से सारा वो रिलेटेड है, एक भी मैंने इधर से टॉपिक नहीं लिया है, पूरे आपके एनसीईआरटी से ये मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो होता है फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए इक्वल टू एफ बाई एफ अपॉन एम, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग का है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसका है फॉर एग्जाम्पल जो है इसका डिफिनीशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन एंड देयर इज एन एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हम लोग थर्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इक्विलिब्रियम, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो वो होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन ये हुआ, इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन इन विच फोर्स कैन वन अनदर, इट इज आल्सो नोन एज बैलेंस। और यहाँ पर है नीचे इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल में, यहाँ पर जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी रेस्ट पे हो और हम उसे बैलेंस करके रखते हैं तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, जब बॉडी रेस्ट पर हो और हम उसे बैलेंस करके रखते हैं तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर है हम लोग का, इसका डिफिनीशन है जब हम मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम पे बॉडी बैलेंस है और अनबैलेंस नहीं हो रहा है, उसे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
यहाँ पर मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, जब हम मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम पे बॉडी बैलेंस और अनबैलेंस नहीं हो रही हो, उसे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पर ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर ले लो। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बॉडी बैलेंस है। मतलब आपको यहाँ पर अगर बैलेंस करके आप बॉडी को रखते हो तो उसको ही, मतलब आप यहाँ से अगर यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर आप खड़े हो तो ना इधर जाओ ना इधर जाओ ना इधर जाओ ना इधर, मतलब वहीं पर खड़े रहो, उसको ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है हम लोग के पास, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज ए वन टाइप ऑफ फोर्स। जो हम लोग का फ्रिक्शन होता है वो एक प्रकार का फोर्स ही होता है। जिस तरह हम फोर्स लगा रहे हो उसके ठीक अपोजिट ये लगता है। हम लोग मान के चलिए अगर इधर फोर्स लगा रहे हो इस साइड, तो अगर जो हम लोग का फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा, सीधे अपोजिट लगेगा तो इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन यहाँ पर है हम लोग का, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट एक्ट पैरेलल टू द टू सरफेस। जो हम लोग का फ्रिक्शन होता है वो एक्ट करता है पैरेलल द टू सरफेस पे। पहला है रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस, जो होता है हम लोग का रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पर इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस क्या होता है। तो इसको हम लोग रिटर्न करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ सरफेस, ये फ्रिक्शन जहाँ लगता है, मतलब सरफेस रफ सरफेस ये फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है वो होता है रफ सरफेस। और यहाँ पर नीचे और है और उसके लिखा है स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है, मतलब जहाँ पर सबसे कम लगेगा फ्रिक्शन वो होता है स्मूथ सरफेस, उसको हम लोग स्मूथ सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं? तो यहाँ पर देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। जो हम लोग का डायनेमिक फ्रिक्शन होता है इसको ही हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको अब हम लोग डिटेल में समझते हैं ये है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन को पहले हम लोग इंग्लिश में समझेंगे, उसके बाद हिंदी में समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन दैट एक्साइट बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगते हुए देखने को मिलता है, उसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हमको लगते हुए दिखेगा, उसको ही हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखते हैं, यहाँ पर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज ए फ्रिक्शन दैट इज क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। जिस तरह बॉडी स्लाइड होगी उसे उसे ठीक ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, उसे ही स्लाइड फ्रिक्शन करते हैं। अगर आप लोग यहाँ से स्लाइड कर रहे हो, इस साइड से स्लाइड कर रहे हो और इधर से आपको मतलब जो फ्रिक्शन है इस साइड लगेगा, तो यही मतलब उसको ही हम लोग स्लाइड फ्रिक्शन करेंगे। अगर आप इधर से सरक रहे हो तो इधर से अगर मतलब फिर से रिटर्न फ्रिक्शन लगे तो उसको ही हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास एक पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3, मतलब टॉपिक नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर होता है रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस। यहाँ पर है जिस तरह किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट रोल हो रहा हो उसे ठीक अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा हो तो उसे ही रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब किसी भी हम लोग मान के चलिए अगर आपके पास एक मम्मी जो किचन में खाना बनाती हैं बेलन होता है, उसको अगर आप रोल करोगे, अगर मान के चलिए इधर से आप रोल कर रहे हो तो इसके ठीक इसका अपोजिट मतलब फ्रिक्शन लगता है, उसे ही हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में केवल जो राउंड के मतलब जो गोल होता है जो डगर सके उसको ही हम लोग ले सकते हैं। अब ये जो पेन है, अब हम लोग इसको यहाँ से ये रोल हो रहा है, अब यहाँ से हम लोग मान के चलिए इधर रोल हो रहा है और इधर से फ्रिक्शन लगे तो इसको ही रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन व्हेन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए पर्सन इन 100 और मीट रेसिस्टेंट फ्रॉम वाटर और एयर। यहाँ पर है, इसको हम अच्छे से समझते हैं।
जिस तरह आप स्विमिंग करते हो उसके ठीक अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा हो तो उसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब आप इधर से स्विमिंग कर रहे हो, इधर से आप स्विमिंग कर रहे हो और फ्रिक्शन सीधे इधर से लगे तो इसको ही हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट है हम लोग का। अब है हम लोग के पास प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट, जो टॉपिक है हम लोग का ये है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। अब हम लोग का यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है ये बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्टाइल देखने को तब मिलता है जब आप किसी भी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट फेंको तो वो एक कर्व बनाता हुआ जाए, उसे ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब आप कोई भी स्टोन हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर मान के चलिए ये पेन का कैप भी आप अगर फेंकते हो कहीं पे तो जो अगर यहाँ से अगर आप फेंकते हो तो यहाँ से अगर ऐसे वो कर्व लेकर जाता है, कर्व कर्व में जाता है तो उसको ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल में एक कंडीशन है, प्रोजेक्टाइल में जो ऑब्जेक्ट पाराबाल कर्व बनाता हुआ जाता है, मतलब आप ये कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको आप फेंक रहे हो तो ये जो अगर फेंक मतलब आप जाएगा ये पाराबाल कर्व बनाएगा। मतलब ये जो अगर यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पे ये 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ से अगर जाएगा, मतलब जो आप स्टोन फेंकोगे वो अगर ऐसे कर्व होके जाएगा, पाराबाल कर्व बनता है, उसको ही हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अभी फाइनली मैंने पूरा ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ये फाइनली मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा थोड़ा भी तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो और मेरे से कुछ भी छूट गया हो, अगर गलती से भी अगर कोई गलती भी हुआ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मेरे से तो कुछ गलती हुआ ही होगा क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ मतलब इस कैटेगरी में, तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई भी गलती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। और मेरे गलती निकालने के लिए आपके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अब मेरे से कुछ गलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और पिन भी करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।